अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खौफनाक और मुनफरिद कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे भेजी गई है इंडिया से। टीवी डायरेक्टर कबीर की। कबीर कई ऐसे ड्रामे बना चुका था जो खौफनाक थे। वैसे तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर था, लेकिन जब से उसने खौफनाक ड्रामे बनाने शुरू किए थे तो उसकी शोहरत में इजाफा हुआ था और लोगों ने बेइंतहा पसंदीदगी का इजहार किया था। जिन, भूत, चुड़ैलें, आत्माएं, इस पे एक खास तरह के लोग हैं जो इस तरह के सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। वैसे तो टीवी के ऊपर कई तरह के ड्रामे चलते हैं, कोई रोमांटिक, कोई सस्पेंस, कोई घरेलू कहानी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ड्रामे बनाए जाते हैं। लेकिन जिस दौर के अंदर ये ड्रामा बनाया जा रहा था वहाँ पे गिने चुने चैनल ही थे जो मुख्तलिफ हॉरर ड्रामे चलाते थे। लेकिन जब से हॉरर ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ था तो बेइंतहा लोगों का रुझान, लोगों की पसंदीदगी खौफनाक ड्रामों की तरफ जा रही थी। वहीं पे कबीर के पास कई स्क्रिप्ट मौजूद थे जिसको उसने पढ़ने के बाद फैसला किया कि नहीं, मुझे एक ऐसी कहानी की तलाश है जिसको पढ़ के मज़ा आ जाए और उस ड्रामे को जब हम रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचें और लोगों को दिखाएं तो फिर उस लिस्ट में, उस दौड़ में जहां और लोग भी मुख्तलिफ चैनल के लिए ड्रामे बना रहे हैं, हमारा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाए। कई राइटर का नाम सामने आया और उसने उनसे ड्रामे लिखवाए भी थे, लेकिन किसी का ड्रामा उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था कि स्क्रिप्ट के लिए क्या किया जाए कि वहीं एक और नाम शहरोज कमरे के अंदर दाखिल हुआ। शहरोज कोई बहुत बड़ा राइटर तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो अच्छी कहानी लिखता है। तो जहां वो बड़े बड़े राइटर से ड्रामा लिखवा चुका था, वहीं पे शहरोज को भी उसने कहानी के लिए कहा था और शहरोज दफ्तर में दाखिल हुआ। सामने कबीर को टहलता देख के उसने सलाम किया। कबीर ने उसके सलाम का जवाब दिया, बैठने का इशारा किया और अपनी उस कुर्सी पर बैठ गया। शहरोज बोला, मुझे शहरोज कहते हैं और मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लेकर आया हूं। कबीर ने मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, जरूर, मैं पढ़ना चाहूंगा कि आपके पास कैसी कहानी है। स्क्रिप्ट उससे लेने के बाद वो इतना बेचैन था कि उससे कहता, ठीक है, मैं आपका स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था स्क्रिप्ट के लिए, वो फौरी तौर पे बेचैन था कि उसने उसी वक्त स्क्रिप्ट को लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। ड्रामे का जो स्क्रिप्ट होता है वो एक किस्त पर मुहित नहीं होता, कई किस्तों पर मुहित होता है और इतने बड़े स्क्रिप्ट को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। उसने चंद सफ़े पढ़े, आगे पीछे स्क्रिप्ट को देखा और सामने बैठे राइटर से कहा, शहरोज, मुझे वन लाइनर दीजिए, क्या कहानी है आपकी? मैंने कुछ सफ़ों को पढ़ के देखा है, अच्छा लगा है, लेकिन मुझे वन लाइनर बताइए, ये कहानी है क्या? जो स्क्रिप्ट का राइटर था उसने पूरे उस ड्रामे को चंद लफ्जों में बयान कर दिया और उसने बताया कि यह ड्रामा एक हवेली के अंदर शूट किया जाएगा। एक पुरानी ऐसी हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी हो, जिसकी दरो दीवार टूट फूट का शिकार हो चुकी हो, दूर से ही नजर आता हो कि यह बंद हवेली है। उस हवेली के अंदर इस ड्रामे को फिल्माया जाएगा और उसके बाद उसने मुख्तलिफ सीन बताने शुरू कर दिए कि उस हवेली के अंदर हम ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ये एक बिल्कुल नई कहानी थी।
उससे पहले जितने भी वो स्क्रिप्ट पढ़ चुका था वो उसको एक जैसे लगे थे, लेकिन ये कहानी बहुत चेंज थी। सामने बैठे उस राइटर ने जब मुख्तलिफ वन लाइनर का मतलब होता है पूरी कहानी का निचोड़ कि ये कहानी है, हमने ये उसमें दिखाना है, तो वो सुन के उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और कबीर बोला, मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगा। मुझे आपकी कहानी में, आपके स्क्रिप्ट में जान नजर आई है, ये जानदार स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको फोन करता हूं। फेरोज के जाने के बाद उसने स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा पढ़ना शुरू किया कि वो सिगरेट पे सिगरेट पीता जा रहा था, चाय कॉफी मंगवा के पीता जा रहा था, और ऐसा स्क्रिप्ट उसको मजेदार लगा कि उसने बगैर ब्रेक लिए पूरा स्क्रिप्ट पढ़ डाला। अगले दिन उसने 2 दिन बाद उस स्क्रिप्ट के राइटर शहरोज को अपने ऑफिस बुलवा लिया और उससे बोला, मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है, मैं चाहूंगा फौरी तौर पे इस पे कास्ट किया जाए अदाकार और अदाकारों को, और उसके बाद हम फौरी तौर पे शूटिंग शुरू करेंगे। शहरोज ने आगे से कहा, थैंक यू, आपको मेरी कहानी पसंद आई, लेकिन इसमें 2 मेरी शराइत होंगी। शराइत क्या मतलब? आपको पैसे के मुतालिक बात करनी है? उसने कहा, नहीं, पैसे के मुतालिक नहीं, पहली शर्त यह है कि आपकी जो भी हवेली होगी, मैं जरूर चाहूंगा कि अपने उस सेट को जेन्युइन हो, किसी सेट को ना लगाया जाए कि एक मसनूई सेट लगाकर हवेली ना दिखाई जाए, जेन्युइन किसी ऐसी हवेली का बंदोबस्त किया जाए जो बिल्कुल इस स्क्रिप्ट के मुताबिक सूट करती हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कबीर ने कहा, अच्छा लगा, मुझे ये शर्त बिल्कुल कबूल है। और दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा कि अगर कहीं मुझे रद्दोबदल करना पड़ा उस जगह पे, मैं मुसलसल आपके साथ रहूंगा, और आपकी राय से उसको चेंज करना पड़ा, मेरे दिमाग में कुछ उलझने हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे डिस्कस करके हम वहीं पे फौरी तौर पे उसके अंदर तब्दीली करें। सिगरेट का कश लेके धुआं फजा में छोड़ते हुए जैसे वो किसी गहरी सोच में चला गया और उसने कहा, जहां तक इस स्क्रिप्ट का ताल्लुक है, मैंने इसको डिटेल से पढ़ा है, ये बहुत कमाल का सेट है, बहुत कमाल का स्क्रिप्ट है। हां, जिस तरह तुमने लिखा है, ऐसा हकीकत पर मबनी, लोगों को देख के लगेगा जैसे कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकी कोई सच्ची कहानी है। ठीक है, जहां लगेगा हम दोनों वहीं पे मशवरा करके उसको सेट कर लेंगे। बल्कि मैं चाहूंगा शहरोज, तुम्हारा स्क्रिप्ट मेरे दिल को इतना अच्छा लगा है कि जब मैं कास्टिंग करूं तो तुम मेरे साथ मौजूद हो, किस किरदार के लिए कौन सूट करता है, हम इकट्ठे, तुम्हारी राय मुझे चाहिए होगी। उसने कहा, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं। यूं उसकी अपनी एक टीम मौजूद थी जिनके साथ वो काम करता था, और स्पेशली अब 2 चीजें, एक तो उस सेट को ढूंढना था जो एक ऐसी हवेली हो, खौफनाक, भयानक, पुरानी, बंद हवेली जो बिल्कुल उस स्क्रिप्ट पे पूरी उतरती हो, और दूसरा वहां पे तमाम इंतजामात करना, आर्टिस्टों को लेकर पहुंचना, क्योंकि मैं ड्रामा फील्ड में रहा हूं और मैं इन सारी चीज़ों को, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसको जानता हूं क्योंकि मैं ड्रामा डायरेक्टर भी रहा हूं। मैंने ड्रामा एसोसिएट डायरेक्टर शुरू किया था, असिस्टेंट भी नहीं, डायरेक्ट एसोसिएट डायरेक्टर शुरू किया था, और एज ए डायरेक्टर भी काम किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले इसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन, जो आपने करनी होती हैं। प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया, आर्टिस्ट बुला लिए गए, और इस ड्रामे के लिए हीरो और हीरोइन का इंतखाब में हुमा नाम की लड़की को हीरोइन रखा गया, और आर्यान इस ड्रामे का हीरो था। पहले से ही उसका असिस्टेंट डायरेक्टर गोपाल था, उसके हर ड्रामे में उसके साथ था, और गोपाल एक बहादुर भी था, निडर भी था, ज़हीन भी था, और कभी भी कहीं पे ड्रामे में कोई जंप नहीं आने देता था, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता था। और सबसे बड़ी बात थी, गोपाल कबीर के दिमाग को कहे बगैर पढ़ लेता था कि इस वक्त क्या करना चाहिए, इस वक्त उसका दिमाग क्या सोच रहा है। डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर का दिमाग अगर आपस में मैच करता है तो ये एक बेहतरीन टीम कहलाती है, क्योंकि डायरेक्टर के बाद सारी जिम्मेदारी एसोसिएट डायरेक्टर पे होती है। यूं
उस ड्रामे के किरदार में डॉक्टर का किरदार आकाश नाम के एक बंदे को दिया गया और एक और लड़की का जो किरदार था वो अनीका में आया। वैसे तो काफ़ी लंबी कास्ट थी, लेकिन जो मेन इस कहानी में जिनका जिक्र है ये नाम उन्होंने लिख के भेजे हैं। और मुख्तलिफ हवेलियों का इंतखाब करते करते जो भी हवेली को वो देखने के लिए जाते वो हवेली ना ही उस स्क्रिप्ट के राइटर को पसंद आती और ना ही डायरेक्टर को। काफ़ी हवेलियों का इंतखाब किया गया था और उन सेट को जाके जब उन्होंने देखा तो पता लगता था कि मॉडर्न दौर की एक हवेली है, बंद है, लेकिन वो बात नहीं है, जो वो कशिश नहीं है जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए सीन थे। अब वो बिल्कुल तकरीबन मायूस होने जा रहे थे। अब सिर्फ 2 हवेलियां बाकी बची थी जिनको देखना बाकी था। अगर वो भी दोनों पसंद ना आती, रिजेक्ट हो जाती, तो फिर क्या होता? क्योंकि राइटर कह चुके थे कि हमें सेट नहीं लगाना, हमें रियल लोकेशन पर जाना है। अब सेकंड लास्ट जो हवेली थी वो एक ऐसी जगह पर बनी हुई थी जहां पे इर्द गिर्द वीराना था, शहर की आबादी से दूर, जंगल के अंदर, वीराने के अंदर। गोपाल एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कबीर जो इस ड्रामे का डायरेक्टर था और राइटर शहरोज ड्राइवर के साथ जब उस लंबे सफर को तय करने के बाद उस हवेली के करीब पहुंचे तो दूर से ही वो हवेली ऐसी दिल को भाई कि अभी अंदर भी दाखिल ना हुए थे, उसके बाहर का मंजर देख के ही एकदम से कबीर ने कहा ये रही हवेली। बाहर से ही पता लग गया ये चाहिए थी मुझे। और शहरोज ने कहा सही कहा आपने, पहली ही निगाह में मुझे ये हवेली पसंद आ गई है, ये हमारे ड्रामे के लिए बेहतरीन हवेली होगी। वो जैसे उस हवेली के बाहर पहुंचे, उनके पास चाबी नहीं थी, उन्हें बाहर से देखना था, लेकिन बाहर से जो उसकी लुक थी, जितनी बड़ी थी और जिस तरह के वो वीराने के अंदर मौजूद थी, 2-3 घंटे का सफर करके वो वहां पे पहुंचे थे। उन सीन्स को जो इसने राइटर ने जिन सीन्स को लिखा होता है उसके दिमाग में सब चल रहा होता है। उन्होंने फौरी तौर पे वेट किया। जो चाबी लेके बंदा उनका पहुंचने वाला था वो चाबी लेकर पहुंच गया। 2 घंटे उन्होंने वहीं पे गुजारे और जब उस हवेली के बड़े से गेट को खोला गया तो वाकई वो ना सिर्फ हवेली थी बल्कि एक महल था पुराने दौर का। बादशाहों की तर्ज के बने हुए कमरे थे, बादशाहों की तर्ज की बनी हुई बालकनियां थीं। बालकनियों के ऊपर जिस अंदाज की छत बनी हुई थी, लेकिन वो बहुत पुरानी और खौफनाक इसलिए लगती थी कि उसकी दरो दीवार पे सीमेंट या उस दौर के जो भी काम हुआ था, उस दौर में तो छोटी छोटी ईंटें लगाई जाती थी और दाल, आजकल तो सीमेंट इस्तेमाल होता है ईंटों को चिपकाने के लिए, मुख्तलिफ दालें और इस तरह का काम होता था। लेकिन जितने बड़े कमरे और जितनी उसकी बालकनियां और जो उसकी खूबसूरती थी अपने वक्त में, अब वो उतनी ही भयानक नज़र आ रही थी। हर कमरे का विजिट करते हुए उन्होंने कहा ये हमारे स्क्रिप्ट के हवाले से बेहतरीन हवेली है। यूं हवेली का इंतखाब करने के बाद वापस रवाना हो गए। टीम को कह दिया गया कि हवेली का इंतखाब हो चुका हुआ है। फिर एक स्टाफ होता है जो डील करता है, इसके लिए एक मैनेजर होता है जो हवेली रेंट पे लेनी है, उसको पे करनी है, किससे इजाज़त लेनी है, ये पूरी टीम्स बनी होती हैं। प्रोडक्शन मैनेजर होता है, इस तरह के बहुत सारे, पूरा एक स्टाफ होता है, पूरी एक टीम होती है। जब हम ड्रामा रिकॉर्ड करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉप्स चाहिए आपको। प्रॉप्स हम कहते हैं कि जो आपको कपड़े चाहिए, कोई उसके लिए कोई प्रॉप्स में, मतलब वो एक तलवार चाहिए, प्रॉप्स कहलाती है, उसमें एक लिबास चाहिए शाही, वो प्रॉप्स कहलाती है। ये सारे प्रॉप्स होते हैं। तो प्रॉप्स के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर देखता होता है। इस तरह पूरी टीम होती है। फिर एक फूड का डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो फूड के लिए एक अलग से टीम होती है, ट्रैवलिंग के लिए अलग से टीम होती है, क्योंकि ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्टों को लेके जाना है, आपको क्रेन लेके जानी है, आपको जिब लेके जानी है, आपको लाइटें लेके जानी है, आपको जनरेटर साथ में लेके जाना है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट बने होते हैं ड्रामे में जो अपने अपने काम देखते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर उसको संभालता है। यूँ सबको डेट दे दी गई और वहीं पर जो डॉक्टर और उसके साथ एक थी अनीका, उन्होंने कहा कि हम एक सीरियल के अंदर बिजी हैं, आप लोग पहुंचिए, 1 दिन के बाद हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। सबको बुलाकर डेट वगैरह दे दी गई, सब कुछ समझा दिया गया और स्क्रिप्ट सबके हवाले कर दिया गया कि सब अपना अपना किरदार पढ़ लें। कॉपियां करा ली जाती हैं, जितने भी लोग होते हैं उनको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि आपके इस ड्रामे के अंदर ये नाम है
और इस नाम के जितने भी किरदार हैं आपने करने हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपका सीन है, तो आप उसको देख लीजिए। तो होता ये है कि जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो बता दिया जाता है कि अभी हम ये वाला सीन करने जा रहे हैं, तो सब देख लेते हैं कि उसमें मेरा नाम है या नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे एक ने देखा, हीरोइन ने, हुमा हीरोइन है, कि मेरा यहाँ पे सीन है, तो हुमा जहाँ पे लिखा होगा उसका नाम जो ड्रामे में फर्जी दिया जाता है, वो अपने नाम को पढ़ के उसी सीन को याद करना शुरू कर देगी, उसकी लाइनें रिहर्सल करना शुरू कर देगी। उसके साथ जो जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, जहाँ पे टीम लाइटें लगा रही होंगी, अपना सेट बना रहे होंगे उस जगह को, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो इतनी देर में रिहर्सल करते हैं कि मेरा ये सीन है, मैं बोलूँगी, आप आगे से बोलिए, आप ज़रा दीजिए, ताकि प्रैक्टिस कर लें। तो वो प्रैक्टिस करते हैं। अब तो कम हो गई है, पहले रिहर्सल बहुत ज़्यादा होती थी। उन्होंने टीम को रवाना किया और खुद भी रवाना हो गए, लेकिन खुद थोड़ा सा आर्टिस्टों के साथ लेट रवाना हुए। टीम को यह बता दिया गया कि वो हवेली है और उसमें हम जो पहला सीन करेंगे वो रात का सीन होगा। आप लोग वहां पे पहुंच के लाइटिंग कीजिए। ऊपर जो बालकनी बनी हुई है, बालकनी के ऊपर एक छत सी है, छत के ऊपर हमारी हीरोइन चलती हुई जा रही होगी, उसके हाथ में मोमबत्ती होगी। पहला सीन हम जो रिकॉर्ड करेंगे, ड्रामे का पहला सीन रिकॉर्ड नहीं किया जाता स्क्रिप्ट के हिसाब से, याद रखिएगा। ड्रामे का ये होता है, सेट बना दिए जाते हैं। ये कमरे का सेट है, उस कमरे के सेट के जितने भी सीन होंगे उस कमरे के अंदर लाइटिंग करके, पहले मतलब एक सीन पहली एपिसोड में है, उसका दूसरा सीन तीसरी एपिसोड में है, चौथा सीन 8वीं एपिसोड में है, तो वो इकट्ठे ही शूट हो जाएंगे, लगेंगे अपने अपने एपिसोड में। लेकिन क्योंकि लाइटिंग हो चुकी है तो उस कमरे को कहा जाएगा कि ये कमरे का सेट लिख के उसके जितने भी स्पेल वाइज किया जाता है, कि यानी पहले 15 एपिसोड रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर 15 एपिसोड का ड्रामा है तो पहले 7 एपिसोड रिकॉर्ड कर सकते हैं, 50 एपिसोड का है, 100 एपिसोड का है, तो स्पेल वाइज रिकॉर्ड किया जाता है कि पहला स्पेल कर लेते हैं 15 एपिसोड का, 10 एपिसोड का, फिर अगला स्पेल करेंगे 15 एपिसोड का। तो उसमें क्या होते हैं, छत के कितने सीन हैं, उस स्क्रिप्ट के अंदर छत के जितने भी सीन होंगे पहले वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे, क्योंकि लाइटिंग हो चुकी है, लाइटिंग पे बहुत टाइम लगता है। अब वो सीन मुख्तलिफ एपिसोड में चलने हैं, कोई तीसरे में चलना है, कोई सीन 8वें में चलना है, कोई सीन 15वें में चलना है, तो वो वहाँ पे सारे इकट्ठे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। फिर वहाँ पे सेट ख़त्म किया जाएगा, नीचे आगे अब रूम नंबर 3 का सेट बना रहे हैं। रूम नंबर 3 के जितने भी डायलॉग हैं, जितने भी सीन हैं, वो इकट्ठे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। फिर रूम नंबर 2 में है या सहन के सीन है, तो ये सारे इकट्ठे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, फिर इनको एडिट करते हुए मुख्तलिफ एपिसोड में लगाया जाता है। ये आपकी आसानी के लिए आपको बता रहा हूं। तो पहला सेट उन्होंने बनाया था छत का सीन, ओपनिंग उन्होंने कहा बाद में करेंगे। छत के सीन में हीरोइन हाथ में मोमबत्ती जलती हुई इस अंदाज में जा रही है कि उसको कोई सामने नजर आ रहा है, और वो चलती हुई, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वो चलती चलती जैसे उसके करीब जाती है तो एकदम से चीख मारती है। ये पहला सीन था। टीम को भेज दिया गया। अब टीम ने जाती वहाँ पे लाइटिंग करनी थी, वो वहाँ पे पहुँचे। वीराने में एक हवेली थी, एक पूरा स्टाफ होता है, पूरी टीम होती है, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लाइटिंग के लिए अलग टीम होती है, कैमरा क्रू अलग सा होता है, कैमरा, उनके असिस्टेंट, उनकी केबलिंग, बहुत एक लंबा एक चीज़ होता है। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो जो टेक्निकल टीम थी वो क्योंकि वहाँ पे लाइट तो थी नहीं, अब रात को वो एक हॉरर ड्रामा था, रात का सीन शूट करना था, तो रात के लिए लाइटिंग चाहिए, तो बिजली तो वहाँ पे थी नहीं, तो वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर लेके जाया जाता है, और जनरेटर इस अंदाज में खड़े किए जाते हैं कि रात को उनका शोर पैदा ना हो, उनको काफ़ी दूर खड़ा किया जाता है ताकि अंदर आवाज़ ना आ जाए। माइक, बूम माइक यूज़ किया जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, एक लड़का हाथ में बड़ा सा माइक पकड़ के खड़ा होता है जिसको बूम माइक कहते हैं, वो कैमरे में नहीं आता, वो उनके सरों के ऊपर होता है, वो सबकी लाइनें रिकॉर्ड कर रहा होता है। कहीं कहीं पे कॉर्डलेस माइक भी अंदर से लगा दिए जाते हैं वहाँ वक्त ज़रूरत, वरना बूम माइक ही यूज़ होता है। जिस तरह मूवीज़ में आपने देखा होगा, ऊपर एक बूम माइक को पकड़ा होता है। उस टीम ने अपनी लाइटें वगैरह सारी वहाँ पे सेट कर दी। हैवी लाइट्स भी थी, फेस के लिए छोटी लाइट्स भी थी, शैडो लाइट्स भी बनाई जाती हैं, मून लाइट बनाई जाती है, कटर लगाए जाते हैं। वो क्योंकि मुझे तो मैंने कहा ना सारी चीज़ों का पता है, टेक्निकल वर्ड जो होते हैं। तो जब डायरेक्टर लोग पहुँचे तो तकरीबन शाम हो चुकी थी और वो अपनी तैयारी वगैरह कर चुके थे, अंधेरे का इंतज़ार था, लाइटें वगैरह अपनी जगहों पे रख चुके थे। अब वो उनको सेट करना शुरू हो गया। लाइट के आगे बर्न डोर लगा होता है,
जिसको आपने देखा होगा 4 होते हैं ऊपर नीचे और साइडों पे होते हैं, उनको खोला और बंद किया जाता है, बंद डोर होते हैं। वो लाइट का वो करने के लिए होती हैं कि अगर कम करनी है, ज़्यादा फैली हुई लाइट ना हो, तो बंद डोर को ऊपर नीचे से बंद किया दिया जाता है, तो वो गोल सी लाइट बनती है, बीम लाइट। उधर जाते ही सबसे पहले उस हवेली को, कुछ कमरों को साफ कर दिया गया। जो एक टीम होती है इस काम के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए टीम लग जाती है, फूड वाले अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं पे कमरों के लिए भी बंदोबस्त कर दिया गया कि ये डायरेक्टर का कमरा है, डायरेक्टर के साथ ये हीरोइन का कमरा है। अमूमन डायरेक्टर के साथ हीरोइन का कमरा रखा जाता है, हीरो का भी। वो कमरे इस तरह सबको दे दिए गए, ये स्टाफ का है, ये है, ये है। बहुत बड़ी हवेली थी। और जहाँ पे कमरे वगैरह नहीं होते, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, वो या अमेरिका में उसको आरवी बोलते हैं, वहाँ पे एक बस की तरह का बस होती है जो घर बना होता है पूरा अंदर से। शायद अपनी भी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जब हम यहाँ पे दरिया में गए हैं फिशिंग के लिए, तो हम आरवी पे गए थे, जहाँ पे यानी रात में हमने स्टे किया था। मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा। वो आरवी थी, उसके अंदर बेड लगा होता है, शावर होता है, फ्रिज होता है, किचन होता है, बैठने के लिए सोफे लगे होते हैं, पूरा एक घर बना होता है, आरवी कहते हैं उसको। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग या हॉलीवुड के लोग जो फिल्म हीरो हीरोइन होते हैं, वो अपने लिए आरवी रखते हैं, लेकिन ड्रामे में ऐसा बहुत कम होता है। कैंप लगा लेते हैं ये लोग। अब वो हवेली के अंदर बंद, उस पड़ी हुई हवेली में जो कई सालों से बंद है, जहां जालों को साफ करके कमरों को रहने के काबिल बनाया गया है, वहां पे जल थल है। आवाज आ रही है, लाइट को नीचे करो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा पैन करो। एक शोर का समा है, दुनिया आबाद हो चुकी है। ड्रामा रिकॉर्ड करने के लिए पूरी टीम, पूरा स्टाफ वहां पे मौजूद है। खाना पकाने वाले खाना पका रहे हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, लाइटिंग वाले अपनी लाइटिंग कर रहे हैं, जनरेटर वाले अपने जनरेटर को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ है। कैमरामैन अपनी जिब को तैयार कर रहे हैं कि ये वाला सीन हम कैसे लेंगे, क्रेन्स के साथ हम लेंगे, क्योंकि ये सीन सेट किया गया था कि नीचे से क्रेन जाएगी और उसको दिखाते दिखाते ऊपर जाके दिखाएगी। क्रेन ऐसी, बहुत सारे लोग जानते हैं लफ्ज़ों को, नहीं जानते तो इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पर कैमरामैन बैठा होता है, उसको नीचे पीछे से ऑपरेट किया जाता है। वो क्रेन आहिस्ता 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 कैमरामैन को लेकर ऊपर पहुंच जाती है। जब लाइटिंग वगैरह हो चुकी तो कबीर को बता दिया गया सेट रेडी है। इसको सेट कहा जाता है, बेशक ओरिजिनल जगह भी हो। उन्होंने कहा ठीक है, हम टेक करेंगे। हुमा रेडी है जी, वो आ रही हैं, बस आखिरी उनकी टचिंग रह गई है। उसी लम्हे एक पटाख की आवाज आई, जोरदार। एक लाइट जिसके आगे बटर पेपर लगा होता है, टोन देनी होती है ना, येलो रेड ब्लू कोई भी, तो एक उसके आगे राड लगा होता है, राड के आगे बटर पेपर लगाया जाता है। वो लाइट पटाख की आवाज से फट गई। उसके आगे जो बटर पेपर लगा हुआ था उसको बकायदा आग लग गई। अब फौरी तौर पे जैसे पटाख की आवाज आई, सबका ध्यान उसी तरफ गया और देखा बटर पेपर पे आग लग गई है। भाग के लड़कों ने बटर पेपर उसके आगे से हटा दिया। खैर वो तो एक पतला सा कागज होता है, वो जल गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? लाइट को अभी पहला सीन हमने करना था और पहला ही काम ये निराला हो गया। तो उसी वक्त कैमरामैन बोले कि ये कोई अच्छा शो नहीं है, एक तो हॉरर ड्रामा है और पहले ही हमारी लाइट हो गई है। खैर छोड़ो, जल्दी करो यार, इसका राड चेंज करो। राड को चेंज कर दिया गया, नया बटर पेपर लगा दिया गया, यूं सेट तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद हीरोइन ऊपर मौजूद थी। ये हुमा का सीन था। मोमबत्ती उसके हाथ में दे दी गई और उसको बता दिया गया कि ये आपका प्लेसिंग है, मार्क है, यहां से आप चलती हुई आएंगी और इस मार्क तक पहुंचेंगी और आप चलती हुई खौफजदा अंदाज में परफॉर्मेंस देंगी कि आप बहुत डरी हुई हैं, आपकी आंखों के सामने कोई है और यहां पे आप चीख मारेंगी। ठीक है सर, टेक करेंगे। लाइट, कैमरा, साउंड, एक्शन। डायरेक्टर की जैसे ही आवाज आई, ये तीनों चीजों को उन्होंने देखना होता है कि सब ओके की रिपोर्ट देते हैं कि लाइट ओके है, वो कहते हैं यस सर। साउंड, माइक वगैरह ओके सर। कैमरा, यानी मैं रेडी हूं। अगर कोई रेडी नहीं है तो आवाज दे देता है नहीं रुकिए, क्योंकि तीनों ओके की रिपोर्ट देंगे तभी डायरेक्टर एक्शन बोलता है। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। और वो हुमा हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़े छत के ऊपर इस अंदाज में चलती हुई जा रही है कि सामने
उसको कोई नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो शदीद डरी हुई है। और उस मोमबत्ती की रोशनी में पकड़े हुए उसको एक आवाज़ आई थी। सीन पीछे से ये था कि उसको एक आवाज़ आती है और वो मोमबत्ती लेकर ऊपर छत पे चली जाती है, और छत पे मोमबत्ती को उठाए हुए जब आगे जाती है तो उस रोशनी में कुछ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चीख मारती है। एक्शन की आवाज़ के साथ ही वो आगे की तरफ इसी तरह बढ़ रही थी, और जो जिप पे कैमरामैन बैठा हुआ था क्रेन के ऊपर, वो अब क्रेन आहिस्ता आहिस्ता फुल फ्रेम में उसको दिखाते हुए, पहले उसको फुल फ्रेम में दिखाना था और फुल फ्रेम में दिखाते हुए कैमरे ने आहिस्ता आहिस्ता जूम करना था, क्योंकि उसकी आंखों की तरफ जाना था कैमरे ने कि उसकी आंखों में खौफ है। एक्शन की आवाज़ के साथ ही क्रेन ने ऊपर उठना शुरू किया और छत पे चलती हुई उस लड़की को दिखाते दिखाते कैमरा जूम करके आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। जूम करते करते उसके चेहरे का कैमरे ने जूम कर दिया और उसकी आंखों में ऐसी हकीकत का खौफ था। डायरेक्टर जो नीचे स्क्रीन पे बैठा देख रहा होता है, मॉनिटर लगा होता है, टीवी होती है जिस पे डायरेक्टर देख रहा होता है परफॉर्मेंस ठीक दी है, कोई चीज़ पीछे आ तो नहीं रही, लाइट कट तो नहीं रही, कोई गैर ज़रूरी सामान तो नहीं पड़ा हुआ, कोई बंदा तो नहीं नज़र आ गया, या एक्टिंग अच्छी की है, सब कुछ डायरेक्टर स्क्रीन पे देखता है। कबीर उस वक्त स्क्रीन पे बैठा देख रहा था और पहला ही सीन और ऐसी कमाल परफॉर्मेंस दी थी हुमा ने कि जब क्रेन ऊपर गई और उसके चेहरे पे जूम करके पहुंची तो डायरेक्टर ने देखा उसके चेहरे पे वाकई उसने ऐसी कमाल एक्टिंग की थी। ऐसा खौफ था, उसकी आंखें खौफ से ऐसी फटी की फटी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ में पकड़ी हुई जो मोमबत्ती थी वो कांप रही थी और उसकी आंखें ऐसी अजीब सी थी कि वाकई जैसे उसने कुछ सचमुच में देख लिया हो कि चलती चलती अपने मार्क तक पहुंची, जहां पे उसको कहा गया था ये आखिरी मार्क है, यहाँ पे चीख मारनी है। वो अपने मार्क पे पहुंची और साथ ही उसने जोरदार चीख मारी। सीन मुकम्मल हो चुका था, डायरेक्टर की आवाज़ आई, कट कट इट, सब रोक दिया गया। यानी कैमरा जो चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है। कैमरा रुक गया और डायरेक्टर ने कहा भाई कमाल हो गया, क्या बात है, कैसा खूबसूरत सीन था, ऐसी कमाल हुमा आपने परफॉर्मेंस दी है, क्या बात है। और कैमरामैन से बोले भाई तुमने जो इस तरह गए हो और जूम किया है, क्या बात है। वो इस तरह बातों में लगा था कैमरामैन से और शॉट को भी, और वो कैमरामैन भी इसको बता रहा था कि बहुत अच्छा है, एक टेक और लेंगे हम, ऐसे इस तरह लेंगे और इस तरह लेंगे। वो उसको डायरेक्टर समझा रहा था, पहली टेक की तारीफ कर रहा था। हुमा की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी, सब अपना अपना लग जाते हैं, हाँ भी आगे करो इसको, ये करो। वहीं पे हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रिप्ट उस ड्रामे का असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसका नाम मैं भूल गया हूं, उसका नाम है गोपाल। गोपाल की निगाह एकदम से ड्रामे की हीरोइन हुमा पे पड़ी, जो उसी अंदाज में चीख मारने के बाद उसी तरफ खड़ी देख रही थी। उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए था, छत पे और तो कोई मौजूद नहीं था, उसको खड़ा किया गया था और क्रेन का सीन था। एक दो लड़के छत पे साइडों पे खड़े थे, लेकिन लाइटों के पीछे खड़े थे, लाइटों के आगे तो नहीं आ सकते, मार्क होती है एक जगह, यानी वो फ्रेम से आउट थे। उसने नोट किया कि लड़की को बात करना चाहिए था, अपने मेकअप की तरफ देखना चाहिए था, मुड़ जाना चाहिए था, वो अभी तक उसी तरफ खड़ी है जहां पे उसने चीख मारी थी और हटी नहीं है। तो गोपाल बोला हुमा, हुमा। हुमा तक उसकी आवाज पहुंच गई थी, वो जोर से बोला था, लेकिन हुमा ने फिर भी नहीं देखा। तो डायरेक्टर ने जब तीसरी दफा उसको जोर से सुनता, आवाज देते हुए सुना, पूछा क्या हुआ, कहा पता नहीं, हुमा उधर देख रही है। डायरेक्टर ने भी गौर किया तो हुमा की तवज्जो उधर थी। अब सारे हुमा की तरफ देखना शुरू हो गए। तो डायरेक्टर ने कहा हुमा, हुमा, लेकिन हुमा जैसे अजीब से अंदाज में खड़ी, किसी को सुन नहीं रही। तो एकदम से कैमरामैन ने और जो नीचे लाइट का स्टाफ था उन्होंने अपने लाइटमैन को आवाज़ दी कि यार हुमा को देखो, जरा हुमा को देखो। तो वो चलते हुए, ऊपर ही मौजूद थे लाइटों के पीछे, वो चलते हुए भाग के आ गए और हुमा के करीब गए। तो हुमा क्या देखते हैं, बुत बनी खड़ी किसी चीज़ को ऐसे देख रही है। उन्होंने सामने देखा, कुछ भी नहीं। मजबूरन उन्होंने कहा यार इसको हिलाओ। उसको हिलाया तो उसने एक और चीख मारी। सारे परेशान हो गए कि क्या हुआ हुमा, क्या हुआ। हुमा बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसकी हालत अजीब सी हो गई थी और सबको महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। फैसला किया कि इसको नीचे लाओ। वो जो कैमरामैन ऊपर गए थे उसको पकड़कर, बकायदा बाजू से पकड़कर बकायदा नीचे ले आए। कबीर ने पूछा, डायरेक्टर था, क्या हुआ है, सब खैरियत है ना। तो अभी तक वो अपनी आंख इस अंदाज में खोली हुई थी कि पलकें नहीं झपक रही थी। हुमा क्या हुआ है, जैसे वो होश में, एक पानी लाओ, पानी लाओ। उसके लिए पानी लाया गया।
उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाया गया, हल्का सा छींटा मुंह में मार गया, जैसे वो झटका लेके होश में आ गई। कहा क्या हुआ? वो कोई है वहां पे। कौन है? कहां पे? तो उसने बताया कि जब मैं एक्टिंग करती हुई जा रही थी, क्योंकि डायरेक्टर ने उसको कहा भाई पहला टेक ही इतनी आउट क्लास हुई है, तुमने इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी, हम तो हैरान रह गए, तुम्हारी आंखों में जो खौफ था वो तो क्या। उसने कहा नहीं, वहां पे कोई था। क्या कह रही हो? क्या मतलब? वहां पे एक इंतहाई खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी। जब आपने एक्शन कहा और मैं चलती हुई उस तरफ जाने लगी, अभी मैं एक्टिंग का सोच ही रही थी कि मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मैंने कब चीख मारनी है, क्या करना है। वहां पे एक इंतहाई खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसको देख के मेरी जान निकल गई और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। रिलैक्स रिलैक्स, कबीर ने कहा, कुछ नहीं है वहां पे। तुमने लगता है कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, कुछ नहीं है, रिलैक्स। अच्छा ओके ओके, तुम अपना सीन देख सकते हो क्या? ये टेक ओके है? एक एक्स्ट्रा मैं वैसे लेना चाह रहा था टेक, वैसे ये टेक मेरी ओके है। उसने कहा नहीं, ये टेक ओके टेक है, हमें और ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुमा अभी तक नॉर्मल नहीं थी, उस सिचुएशन को समझते हुए कि पहला दिन है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अभी रिलैक्स, बल्कि पैकअप करो, ये लाइटें वगैरह यहाँ पे रहने दें, मज़ीद हम इसको देखते हैं और कल से मज़ीद हम देखेंगे। ओके ओके, पैकअप की आवाज़ के साथ ही जो लाइटें वहाँ पे रहने देनी थी वो वहीं पे छोड़ दी गई, कैमरा वहाँ से हटा दिया गया और बाकी सारे करना शुरू हो गए। तो खाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था वो ये था, आग जलाकर आग के इर्द गिर्द सारे बाहर बैठेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। शदीद सर्दियाँ तो नहीं थी, लेकिन हल्का हल्का बाहर बैठे थे, हल्की हल्की एक सर्दी सी थी, तो वहीं आग अच्छी लग रही थी। आग जला ली गई और यूं सब उस आग के इर्द गिर्द बैठ गए और खाना तकसीम होना शुरू हो गया। हुमा अभी तक गुमसुम सी थी, उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जब खाने की तरफ जाना शुरू हुए तो वहीं पे कबीर ने कहा, हुमा मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ है? ये उन लोगों से काफी दूर खड़े थे जो आग की तरफ बैठे हुए थे। हवेली का वो बहुत सा बड़ा लॉन कह लीजिए, जो अपने वक्त में कभी लॉन था। बड़े गेट से आप जब हवेली में दाखिल होते थे तो आगे एक बहुत बड़ा लॉन बनाया गया था जिस वक्त में। उस वक्त कुछ दरख्त भी थे अभी भी जो मौजूद थे, फूल पौधे भी होंगे, ग्रीनरी भी होगी, जो अब सब वीरान हो चुका था। तो वो लोग वहीं पे बैठे थे और डायरेक्टर और हुमा और उनका असिस्टेंट डायरेक्टर गोपाल साथ खड़े थे। तो डायरेक्टर ने पूछा क्या हुआ है? ठीक है, तुम डर गए, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं है। नहीं, वहां पे कुछ था। अच्छा बाबा, कुछ देख लिया होगा, क्या था? बहुत खौफनाक थी, वो इतनी खौफनाक थी, उसकी आंखें इतनी अजीबो गरीब थीं और वो बुढ़िया नहीं थी, कोई शैतान लग रही थी, बहुत ही भयानी। उसने पता है मुझसे क्या कहा है? कुछ कहा है उसने तुमसे? हां, क्या कहा है? और उसी वक्त यूं सामने की तरफ देखती हुई हुमा ने अपनी गर्दन को मोड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसको फिर कुछ नजर आ गया हो। गोपाल और डायरेक्टर कबीर दोनों यूं चौंके और उस तरफ देखना शुरू किया जहां वो देख के फिर से घूम रही है। क्या हुआ हुमा? वो आ गई है। कौन आ गई? यहां पे कोई नहीं है। और वो ऐसे चुप हो गई जैसे उसको सुन रही हो और उसने कहा, वो कह रही है तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। हुमा होश करो, कोई भी नहीं है सामने, देखो कोई भी नहीं है। गोपाल ने भी कहा, हां हुमा, सामने कोई भी नहीं है। अगर ऐसा होता, अल्लाह खैर, अगर ऐसा होता तो किसी को नजर आता, सामने तो कोई भी नहीं है। मेरा यकीन करो, कोई है, कुछ गड़बड़ है। अभी वो फिर मुझे नजर आई, उसकी हालत फिर से अजीब हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, ओके रिलैक्स। वो लोग इंडिया में शराब बराब उनके लिए एक आम सी चीज़ है, वो इस तरह के साइड पे पी लेते थे। उसने कहा तुम्हें रिलैक्स की ज़रूरत है, मतलब पैक लगाओ। उसको एक पैक दे दिया गया बना के शराब का। खाने का टाइम था, उसने भी ले लिया कि शायद मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मैं सो जाऊँ, मैं थकी हुई हूँ या क्या। हम वो लोग वहाँ पे बैठ गए और बातें होना शुरू हो गई, खाना शुरू हो गया।
खाना खा लिया गया और उसके बाद वैसे ही एक पिकनिक का सामान होता है, एक गाना सुनाना, गपशप करना, इस तरह का माहौल बन गया। तो वहीं पे ही उनकी एक टीम की लड़की जो आग के बिल्कुल पास बैठी थी, उसको फरमाइश की गई, वो बड़ा अच्छा गाती थी, गाना सुनाओ। उसने गाना सुनाना शुरू कर दिया। तो गाना गाते गाते वो अपने हाथ को लहरा रही थी कि वहीं से एक चिंगारी बड़ी सी आग के अंदर से निकली और उसने जो लिबास पहन रखा था उस लिबास को इस तरह वो चिंगारी जाके लगी कि बाकायदा उसका जो बाजू, उल्टे हाथ का बाजू था, उसको चिंगारी कपड़े को जाके जैसे ही लगी उसके कपड़े के अंदर आग लग गई। अब वो कपड़ा जैसे ही जलना शुरू हुआ, एकदम तो आग नहीं लगती, आहिस्ता आहिस्ता लगती है। जैसे ही वहाँ चिंगारी गई और उसने चिंगारी को आते देख लिया और जैसे ही उसके हाथ पे लगी उसने यूं चिंगारी को तो यूं किया, लेकिन उसी टाइम आग लग गई। जैसे ही आग लगी, 2-3 लड़के जो पास बैठे थे एकदम से उठे और उसको पड़ गए, जल्दी से आग बुझाने की कोशिश की। आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी बाजू का थोड़ा सा हिस्सा, मामूली सा हिस्सा जल सा गया। और उसके बाद सारे परेशान हो गए और कहा बस करो यार, अब चलो उठो, अपने अपने कमरे में सोने चलते हैं। माहौल एक अजीब सा हो गया था। वो सारे उठे, अपने अपने कमरे में गए। हुमा उसको कमरे में पहुंचा दिया गया। डायरेक्टर गोपाल से बोला सुबह के लिए ये कुछ तैयार कराना है, ये उसको हिदायत दी और उसने कहा फिर सुबह मिलते हैं। तुम परेशान तो नहीं हो उसकी बात से जो हुमा ने कहा है? उसने कहा नहीं, मैं परेशान होने वाले में नहीं हूं। और गोपाल वाकई बहुत बहादुर था, वो परेशान नहीं होता था। उसने कहा सर आपके साथ कई ड्रामे कर चुका हूं, ये आम सी बात है, आप सोइए, सुबह मिलते हैं। गोपाल कमरे में पहुंचा और वो ये इस बात पर हैरान था कि ये कैसा उसने जुमला कहा है। वो कह रही है कोई बूढ़ी है, क्या है? खैर लीव इट, छोड़ो। उसने अपने आप को रिलैक्स किया और सोने के लिए कमरे के अंदर चला गया। वो गहरी नींद में था कि उसके दरवाजे को बाहर से किसी ने नॉक किया। कबीर परेशान हुआ कि रात को क्या हो गया है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि मेरे दरवाजे को कोई बाहर से नॉक कर रहा है। ओके बाबा मैं आता हूं। वो उठा, गया, दरवाजा उसने खोला, बाहर कोई भी नहीं था। वो हैरान हुआ कि ये किसकी शरारत है, मेरे दरवाजे को किसने खटकाया है रात को इस दफा कि मेरी आंख खुल गई है और मैं जब कह भी रहा था आ रहा हूं तब भी कोई बाहर खड़ा दरवाजा खटकाए जा रहा था जैसे कोई बहुत इमरजेंसी हो। मैं बाहर आया हूं तो बाहर कोई भी नहीं है, ये क्या माजरा है? वो चलता हुआ बाहर आ गया, कमरों से, कॉरिडोर से चलता हुआ बाहर की तरफ आया तो कुछ उसको ऐसी आवाजें आई जैसे छत पे कुछ हो रहा है। उसने छत की तरफ देखा तो एक लाइट अभी तक जल रही थी। वो हैरान हुआ कि ये लाइट क्यों जल रही है, लाइटें तो बंद कर दी गई थी, रात को जलाने की जरूरत नहीं थी। तभी उस रोशनी में उसको कुछ नजर आया। उस लाइट की जलती हुई रोशनी में जब वो मंजर देखा तो पता नहीं क्यों उसके पांव खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। पूरी हवेली जहां पे वो तमाम ड्रामे का स्टाफ गहरी नींद में सो रहा था, वहां कोई नहीं जानता था कि उस ड्रामे का डायरेक्टर कबीर, भूल गया मैं उसका नाम, क्या नाम है, कबीर क्या कर रहा है। आसमान पर चांद और सितारे इस अंदाज में देख रहे थे जैसे आज उस वीराने में मौजूद हवेली के अंदर कई लोग आए हैं, रोशनियां जलाई हैं, शोर हुआ है। अब वहां पे सब गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। रात आखिरकार चली गई और सुबह की रोशनी होना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टाफ के लोग उठना शुरू हो गए। सब आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए और जो उन्होंने एहतमाम सारा कर रखा था, मुंह हाथ धो के फ्रेश वगैरह होना शुरू हो गए। नाश्ते का भी एहतमाम शुरू हो गया। रात को जो समझा दिया गया था, गोपाल सबको समझाना शुरू हो गया कि आज ये हमारा सीन है, ये हमने रिकॉर्ड करना है, ये सारा करना है। सारे एक दूसरे से बातें वगैरह करना शुरू हो गए तो पता चला अभी तक कबीर सो रहा है। वो जानता था कबीर हमेशा जाग जाता है, अभी तक वो क्यों नहीं जागा, काफी देर हो गई है। गोपाल गया, कबीर के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया।
काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया तो परेशान हो गया। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, यहां तक कि साथ वाले कमरे से हुमा उठकर आ गई। क्या हुआ? उसने कहा, गोपाल ने कहा, कबीर सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे। बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया गया। कुछ लोग और भी आ गए तो परेशानी होने लगी कि ये क्या माजरा है। कबीर तो इतनी गहरी नींद सोते ही नहीं है कि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा को लोग खटखटाएं, बाहर शोर हो और वो उठे ना। वो तो एक आवाज़ पे उठने वाले हैं, दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया जाए। अंदर जो भी लाग था उन्होंने उसको धक्के मारे, जैसे कैसे दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर गए तो क्या देखते हैं, कबीर बेहोश पड़ा है। वो हैरान हुए, कबीर को होश में लाने की कोशिश करते रहे लेकिन कबीर को होश नहीं आ रहा था। यह खबर बाहर स्टाफ तक भी पहुंच गई। रात जो माजरा हुआ था, एक आग वाला वाकया हुआ, लाइट टूटी थी और ऊपर से लड़की डर गई थी। अब कबीर साहब, इस ड्रामे के डायरेक्टर, वो बेहोश हैं। सब परेशान हो गए। फौरी तौर पे गोपाल ने कहा, इनको उठाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। फौरी तौर पे बाकी स्टाफ यहीं रहेगा, इनको शहर लेकर चलते, मतलब 2-3 घंटे के फासले पे ही शहर था कि इनको इलाज के लिए लेके चलते हैं। अब जो उस ड्रामे का एक किरदार है जिसका नाम मैंने आपको बताया, जिसने अगले दिन आना था, उसका नाम था आकाश और अनिका। उन दोनों ने इकट्ठे अगले दिन आना था। वो एक जेन्युइन डॉक्टर था और उस ड्रामे में भी डॉक्टर का किरदार अदा कर रहा था। वो मौजूद होता तो वो शायद सीन को संभाल लेता, होश में ले आता, लेकिन वो भी मौजूद नहीं था। तो फौरी तौर पर कहा, कबीर साहब को गाड़ी में डालो और शहर ले चलें। 2 गाड़ियां जो बाहर मौजूद थीं, वैसे तो काफ़ी गाड़ियां थीं, वो जैसे ही गाड़ियों के पास पहुंचे, उनने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कमाल यह हुआ कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हुई। दूसरी गाड़ी को स्टार्ट किया गया, वो भी स्टार्ट ना हुई। गोपाल परेशान हो गया कि ये दोनों गाड़ियों को क्या हुआ है। गाड़ियां तो काफ़ी थीं। उसको कुछ शक हुआ। उस ड्रामे का जो राइटर था वो भी पास पहुंच गया, उसको भी सारी सूरत हाल वो जान रहा था। उसने कहा, अभी किसी स्टाफ को बताया ना जाए वरना सबके अंदर खौफ फैल जाएगा, बात और तरफ चली जाएगी। कबीर के ऊपर वैसे ही चेमें गोयां हो रही हैं, सब परेशान हैं कि ये बेहोश क्यों हुए, रात भी मामलात याद हैं और ऊपर से गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही, इसको भी कुछ गलत समझ लेंगे। ड्राइवर को बुला के तीसरी गाड़ी की चाबी ली गई, उसको स्टार्ट किया गया तो वो भी स्टार्ट नहीं हुई। जब चौथी गाड़ी को भी जैसे कैसे कोशिश की गई स्टार्ट करने की, वो नहीं हुई, तो तब उस ड्रामे के राइटर ने कहा, नहीं, तुम जितनी गाड़ियों को स्टार्ट करोगे ये गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो सकेंगी। गोपाल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो? उसने कहा, बस मुझे कुछ शक था, वो मेरा शक यकीन में बदलना शुरू हो गया है। शायद कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? तो तब उसने गोपाल से पूछा, हुमा ने क्या बताया था, हुमा के साथ क्या हुआ था? गोपाल ने कहा, पता नहीं, वो तो कुछ अजीब सी बात कर रही थी, पागलों की तरह की। वो कह रही थी कि कोई इस तरह की बूढ़ी है और रात, उसने इस तरह देख के कहा, वो सामने खड़ी है और वो कह रही है तुम में से कोई नहीं बचेगा, कि कोई इस तरह की बूढ़ी औरत है, ऐसी ऐसी उसकी खौफनाक सी शक्ल थी, ये है वो, पता नहीं ये क्या हुआ है। उसने कहा, गोपाल साहब को कमरे में लिटा दो। उसने कहा, इनका होश में आना जरूरी है। उसने कहा, मैं अब तुम्हें कह रहा हूं ना, ये होश में आ जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। उनको कमरे में लिटा दिया गया। गोपाल ने पूछा, अब क्या करना है, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा, शाम तक आकाश पहुंच जाएगा अनिका के साथ, वो होश में ले आएगा, तुम परेशान मत हो। सबको खौफ, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो बेइंतहा खौफ पैदा हो जाता है। और हवेली, रात, खौफ, भयानक ड्रामा भी इस तरह का। तो सबसे छुपा लिया गया कि हाँ, अब वो बेहतर हैं, अब वो कमरे में आराम फरमा रहे हैं, आप लोग अपना अपना सेट तैयार करें, सब ठीक हो जाएगा। जब शाम हुई तो वाकई आकाश और अनीका पहुंच गए गाड़ी पे। उन्हीं का ही इंतजार हो रहा था। आकाश को लेके सीधा वो कबीर के कमरे में गए और आकाश एक डॉक्टर था, थोड़ी देर के बाद वो उनको होश में लाने में कामयाब हो गया। कबीर जैसे ही होश में आया तो उसने कहा, उस ड्रामे का जो राइटर था शहरोज, उसने कहा, शहरोज को बुलाओ।
शहरोज को बुला दिया गया। उसने कहा, शहरोज, अब उस कमरे में डॉक्टर मौजूद है, गोपाल मौजूद है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, कबीर मौजूद है जो डायरेक्टर है, और वो राइटर मौजूद है। बाकियों को कहा गया आप लोग बाहर जाएं। उसने पूछा, शहरोज, तुमने ये कहानी कहां से ली है? स्क्रिप्ट तुमने कहां से लिखा है? उसने कहा, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? उसने कहा, मैंने जो रात देखा है वो बहुत खौफनाक और भयानक था। गोपाल बोला, सर आपने क्या देखा है? उसने कहा, जब रात मेरे दरवाजे को खटखटाया गया और मैं उठकर बाहर गया तो मैंने देखा कि बाहर कोई नहीं था जिसने दरवाजा खटखटाया था। मैं चलता हुआ बाहर चला गया। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। कहीं कहीं पे रोशनियां जल रही थीं, लेकिन ऊपर एक लाइट अभी भी जल रही थी। मैं हैरान रह गया कि क्या स्टाफ वाले इस लाइट को बुझाना भूल गए हैं। कि तभी उस लाइट की रोशनी में एक ऐसा मंजर मैंने देखा जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसने सफेद कलर का लिबास पहन रखा था, वो बिल्कुल ऊपर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो उसने मुझे इशारा किया ऊपर आने का। मैं वहां खड़ा रहा कि ये मुझे कहां बुला रही है। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ जाना शुरू हो गए कि तभी मैंने देखा वो मुझसे पहले ही नीचे उतर रही है। मैं अपनी जगह पे रुक सा गया। वो नीचे उतर के आई और उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। उस लड़की की एक खास बात यह थी, वो बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन उसके जिस्म के मैं आर पार भी देख सकता था। मैं उसके पीछे चलता चलता वो मुझे पीछे एक ऐसी जगह पे लेके गई जहां पे 8-10 कब्रें बनी हुई थी। ये कब्रिस्तान नहीं था, एक हवेली का ऐसा हिस्सा था जहां पे कब्रें थीं। ये तो हमने भी नहीं देखा हुआ। और उस लड़की की हैरत की बात यह थी, जब मैं उसके पीछे चल रहा था उसके हाथ में कोई मोमबत्ती नहीं थी। जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में मोमबत्ती थी, वैसी जैसे हुमा ने पकड़ी थी, और उस मोमबत्ती की रोशनी में इस तरह आगे चल रही थी कि मुझे रास्ता दिखा सके। वो चलती चलती एक कब्र के पास पहुंच गई। वहां पे 2 बड़ी कब्रें बनी हुई थी, बाकी छोटी छोटी कब्रें थीं। जब उस कब्र के पास पहुंची तो वो मुझसे मुखातिब हुई, मुझे तुम सबका इंतजार था और मुझे पता था तुम लोग मुझे आजाद जरूर कराओगे, मुझे मुक्ति जरूर दिलाओगे। कब से मैं इस लम्हे का इंतजार कर रही थी कि तुम आओ और मुझे मुक्ति दिला सको। ये मेरा घर है, इसी घर में मैं रहती हूं, लेकिन वो डाइन अभी भी मेरे पीछे है। वो डाइन अभी भी मेरे पीछे है और तुम लोग मुझे उसी डाइन से छुड़वाओगे। तुम जो कुछ करने के लिए आए हो यहां पे वो तो तुम नहीं कर सकोगे। बस इतना याद रखना, तुम्हें बुलाया गया है मुझे मुक्ति दिलाने के लिए और शैतान को खत्म करने के लिए। फिर मिलेंगे। और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने वो एक कब्र के अंदर चली गई। कब्र बंद ही रही, लेकिन वो खड़ी खड़ी ऐसे जैसे बिल्कुल रास्ता सा खुल गया हो, जबकि कोई रास्ता नहीं खुला था। वो कब्र के अंदर चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा। आप लोग बताते हैं कि मैं अपने कमरे में था, जबकि मैं तो बाहर गया था। मैं कमरे में कैसे आया, मुझे कमरे ने कैसे ला के डाला? मैं आपसे पूछता हूं शहरोज, ये स्क्रिप्ट आपने कहां से लिखा? ये स्क्रिप्ट आपको किसने दिया था? ये किसका आइडिया है? ये क्या है? वो कहती है तुम्हें बुलाया गया है। शहरोज इधर उधर देख के परेशान हो गया और वो बोला, हां ये सच है, ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? मैं स्क्रिप्ट ही लिखता हूं, लेकिन सच्ची बात यह है ये स्क्रिप्ट मुझे भी कहीं से मिला है।
कहां से मिला है? ये एक लड़का था, काली स्याह उसकी शक्ल थी। वो मेरे पास आया था कि मैं उसे काम दे दूं। वो स्क्रिप्ट राइटर है। मैंने उसे कहा मेरे पास काम नहीं है, मैं तुम्हें कहां से काम दे दूं? तो उसने कहा जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। मैंने उसे टालने के लिए कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूँगा, अब तुम जाओ। उसको मैंने भेज दिया, लेकिन वो अपना स्क्रिप्ट वहाँ शायद गलती से भूल गया था। मुझे ऐसा लगा, अब मैं समझ रहा हूँ, वो जान के छोड़ के गया था। जब वो चला गया तो मैंने देखा वो स्क्रिप्ट वहाँ पे पड़ा है। मैंने कही अपना स्क्रिप्ट ही भूल गया। मैंने स्क्रिप्ट उठा के उसके पीछे गया भागता, उसको आवाज़ें दे सकूँ, लेकिन वो जा चुका था क्योंकि मुझे भी काफ़ी देर हो गई थी। मैं एक स्क्रिप्ट में लगा हुआ था जो आपने मुझे लिखने के लिए कहा था। मैं उस स्क्रिप्ट को लिख रहा था कि जब वो लड़का आया मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी और मैं उसको बस भेजना चाहता था। मैंने उसको भेज दिया और फिर लिखने में लग गया। काफ़ी देर बाद जब मेरी निगाह पड़ी तो वो तो जा चुका था और मैंने उसको फेंकने ही लगा था कि फिर मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है, थोड़ा सा पढ़ूं तो सही। और जब मैं पढ़ता गया तो हैरान रह गया, ऐसा कमाल उसने स्क्रिप्ट लिखा था कि मुझे लगा इसी स्क्रिप्ट की हमें तलाश थी। मैंने कई दिनों तक उसकी तलाश जारी रखी। जो उसने अते पते बताए थे कि कैसे, क्योंकि मैं उस वक्त उसकी बात सुन नहीं रहा था, वो एक कार्ड रख के गया था, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूरत होगी तो मैं काम के लिए बुला लूँगा। जो भी वो अते पते दे के गया था सब जगहों पे मैंने पता कर लिया, सब ने यही कहा ऐसे नाम का कोई बंदा यहाँ नहीं रहता। और मैंने पूरी कोशिश कर ली तो वहाँ मुझे कोई भी इस तरह का बंदा ना मिला। तो मैं समझ गया कि वो मुझे स्क्रिप्ट ही देने आया था, एक शानदार स्क्रिप्ट। और यूँ वो स्क्रिप्ट मैंने आपके हवाले किया। लेकिन जो आप बता रहे हैं, तो फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें हमें कुछ चेंजिंग करने पड़ी तो मैं वक्त के साथ चेंजिंग भी करूंगा। हाँ हाँ, तुमने शर्त रखी थी बकायदा, क्या चेंजिंग करनी है? उसमें उसने एक जुमले जो लिखे थे मैंने इसमें काट दिए थे। उसने लिखा था जो वो 7 वाली कब्र है उस कब्र को खोदना, और खोदने के बाद वहां से तुम्हें एक बालों का गुच्छा मिलेगा। वो गुच्छा तुमने निकाल लेना है और अगला काम वही लड़की बताएगी। मुझे ये सीक्वेंस समझ ही नहीं आया था, मैंने इसलिए इसको निकाल दिया था ड्रामे से ही। लेकिन मैंने कहा था वहाँ वक्त के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। अब मुझे समझ लग रही है ये मामला क्या है। तो कबीर बोला हमें क्या करना होगा, रात तो वैसे भी हो चुकी है, हमें उस जगह को ढूंढना है और उस कब्र को जाकर खोलना है। उसके अंदर यकीनन कोई बाल है। गोपाल जो इस ड्रामे का असिस्टेंट था वो भी परेशान हुआ। उसने कबीर की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्या करना है। कबीर बोला मैंने भी कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं उस लड़की के पीछे गया था जिसने कहा मेरा घर है, तुम्हें बुलाया गया है, चलो फिर एक कोई और अपने साथ दे दो, कौन काबिल भरोसा हमारे साथ है। तो तभी एक लड़का बाहर से भागता हुआ आया और उसने कहा सर, हमारे एक टीम मेंबर को जनरेटर की तारें ठीक करते हुए शदीद करंट लग गया है और उसकी जिंदगी खतरे में है। उसी वक्त कबीर ने कहा जल्दी से उसको गाड़ी में डालो और उसको शहर इमदाद के लिए लेके जाओ। और वहीं पे शहरोज उस राइटर ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा यह भी उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक शख्स को मरना होगा और वो एक सूरत में बच सकेगा अगर वो काम जो अधूरा है हम मुकम्मल कर लेंगे, वरना किसी की मौत होगी और फिर एक एक करके मौत होती जाएगी। कबीर गोपाल चौंक पड़े, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा हाँ, ये सब लिखा हुआ था जो मैंने निकाल दिया था, इसकी जान जा सकती है, इसको फौरी तौर पे अस्पताल भेज दें, लेकिन हमें वो काम अंजाम देना है, जिसके बाद अगर हमने लेट कर दिया तो एक एक करके सबकी जान जाएगी। उन सबको कह दिया गया कि आप लोग अपने सेट की तैयारी करें, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उस लड़के को जब वो गाड़ी में डालने के लिए गए तो कबीर ने पूछा, गोपाल ने पूछा क्या बना उसका? कुछ भी नहीं, गाड़ी में उसको भेज दिया गया है। गोपाल समझ गया कि वही गाड़ियां जो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो स्टार्ट भी हो गई थी और भेज भी दिया गया था। उसने तो छुपाया था कि इनको बताऊंगा कि गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही है, डर जाएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी। सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा स्क्रिप्ट में था। अब वो चारों एक और काबिल भरोसा बंदे को लेके जो खुदाई कर सके,
ये लोग ढूंढते ढूंढते एक अंदाजे से चलते चलते, कबीर जिस रास्तों से गया था उस रास्तों को ढूंढते ढूंढते आखिर एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे वाकई कब्रें बनी हुई थी, 2 बड़ी और बाकी और कब्रें। कबीर ने जैसा नक्शा खींचा था सब देख के हैरान रह गए, वैसा ही नक्शा था। वो शहरौज की तरफ देखकर बोला, अब बताओ क्या करना है। उसने कहा, ये वाली जो बड़ी कब्र है इसको खोदो। ये वो कब्र थी जहां वो लड़की अंदर दाखिल हुई थी, उसके साथ ही बनी हुई एक कब्र थी। जिस काबिल भरोसा एक बंदे को लाया गया था खुदाई के लिए, उसको कहा इस कब्र को खोलो। उसने उस कब्र के ऊपर बना हुआ जो बड़ा सा तावीज था उसको तोड़ डाला और उसके बाद उसके नीचे से मट्टी हटाना शुरू कर दी। जब वो मट्टी हटा चुका तो एक जगह ऐसी आई कि उसने देखा मट्टी के अंदर एक बालों का बहुत बड़ा गुच्छा सा था, ऐसे जैसे फुटबॉल बना दिया गया हो उस गुच्छे को, इतना बड़ा वो गुच्छा था। उसने जैसे उस गुच्छे को देखा तो उसने कहा जल्दी से इस गुच्छे को निकालो। जैसे ही वो गुच्छा उसके हाथ में आया तो उसी वक्त एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। वो ऐसी खौफनाक और भयानक आवाज थी कि वो सारे डर गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वही खौफनाक भयानक औरत जिसको हुमा ने देखा था और उनको बताया था, वो उनके पीछे खड़ी थी। उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे उसके बालों में छोटे छोटे सांप हों, बारीक बारीक सांप हों और वो लहरा रहे हों। और उसकी जुबान ऐसे निकलती थी जैसे सांप अपनी जुबान बाहर निकालता है और वापस अंदर ले जाता है, जुबान बाहर निकालता है और अंदर ले जाता है। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो गुस्से से भरी हुई थी कि तुम लोगों को मैंने कहा था तुम सबको मरना होगा। तुम सबकी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? तुम्हें शौक था ना? देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं और अब एक एक करके तुम सबको मार दूंगी। वो जो वहां हैं उन सबको भी मार दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। तभी उस राइटर शहरोज की आवाज आई, तू हमें नहीं मार सकती। तो एक बात भूल गई है, ये देख मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में तेरी ताकत, तेरे बाल हैं। तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये देख मेरे हाथ में लाइटर है, मैं इसको आग लगा दूंगा। आगे मत बढ़ना। उस औरत ने जैसे ही लाइटर को देखा समझ गई कि इनको इस राज का पता लग चुका है, तो एकदम से चौंकी और बोली, रुक जा, खबरदार जो तूने कुछ भी ऐसा किया मैं तुझे जान से मार डालूंगी। वो बोला, रुक रुक, आगे मत बढ़ी, आगे मत बढ़ी, यहीं रुक जा, नहीं तो मैं ये देख। आग उसने जला ली, बस सिर्फ इसके करीब करना है। तभी उसने वहीं से खड़े खड़े अपने हाथों को इस अंदाज में किया तो इतने जोर की एक आंधी चली, इतने जोर की एक आंधी चली कि उधर वो बाकी स्टाफ जो था वो एकदम से परेशान हो गया कि ये आंधी कहां से चल पड़ी। और इधर जैसे ही आंधी चली वो लाइटर बुझ सा गया और सारे अपने मुंह से वो तेज चलती हुई आंधी के अंदर जो मट्टी थी उससे बचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहीं पे एक और आवाज सुनाई दी, तेरा वक्त आ गया है। वो चौंके आंधी से बचते हुए कि एक लम्हे को उनको लगा कि वो जो आंधी है अभी भी चल रही है, लेकिन जिस जगह पे वो लोग खड़े हैं सिर्फ उस हिस्से के अंदर आंधी रुक सी गई है। उन्होंने जब देखा कि आंधी रुक सी गई है तो देखा इर्द गिर्द आंधी चल रही है, सिर्फ उस हिस्से में नहीं है जहां पे वो खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि वही लड़की जिसको कबीर ने देखा था सफेद शलवार कमीज पहने हुए, सफेद लिबास पहने हुए, साड़ी की तरह का, वही लड़की जिसके आर पार देखा जा सकता था सामने खड़ी थी और उसने अपना हाथ से उस आंधी को शायद रोक रखा था। तभी उसने कहा, मैं चाहती तो तेरा ये इंतकाम कोई भी ना देख सकता। तू अपने इंतकाम को पहुंच जाती। एक दिन तो तूने मरना ही था, एक दिन तो तुझसे इंतकाम लेना ही था, तेरी आत्मा को तड़पाना ही था। लेकिन मैं चाहती थी तेरे इस राज से पर्दा हटा सकूं, दुनिया को मैं बता सकूं, इसलिए आज ये यहां खड़े हैं। मैंने बुलाया है इनको दुनिया को तेरे बारे में बताने के लिए।
अब वो क्योंकि जोर लगा रही थी कि फिर से आंधी का माहौल बन सके, लेकिन आंधी नहीं चल पा रही थी और उसी लड़की की फिर से आवाज आई, मैं बताती हूं, मेरा नाम राधा है और ये जो सामने खड़ी है, इसी ने मुझ समेत कई लड़कियों को मारा है। ये डाइन बन गई थी, डाइन। ये जादू सीखती थी और अपने इस जादू से ऐसी शक्ति हासिल करना चाहती थी कि ये पूरी इस हवेली पे हुक्मरानी कर सके। हमेशा से औरत ही औरत की दुश्मन रही है। इस हवेली में जादू सीखते हुए कितनी ही लड़कियों को इसने मार डाला, उसके खून की बलि चढ़ाई और इसी हवेली में उनको दफना दिया। और ये समझती थी कि जितनी ये बलियां चढ़ा रही है, खून पिला रही है, ये वो ताकत हासिल कर देगी जो इसकी ख्वाहिश थी। और वहीं मेरा नंबर भी आ गया। मैं हसीन थी, जवान थी, कई खूबियों की मालिक थी, कभी किसी का दिल तक नहीं दुखाया था। लेकिन जब इस जालिम के सामने आई तो मुझे पता लग गया कि ये कौन है। इसकी हकीकत मैं जान गई थी। एक रात मैंने इसे वो जादू करते हुए देख लिया था। ये मुझे मारने वाली थी लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। लेकिन जब मैंने इसे जादू करते हुए देख लिया तो वक्त से पहले इसने मुझे मार दिया, लेकिन इसने मेरी बलि चढ़ानी थी। लेकिन जब मैंने इसे कहा कि मैं तेरे करतूतों से पहले ही शक था, अब मैंने अपनी आंखों से तुझे देख लिया है, मैं सबको बता दूंगी, तो इतनी हड़बड़ा गई कि इसने उसी लम्हे बेवकूफ़ी करके मुझे मार दिया। ये मुझे रोकने की कोशिश करती रही, धमकाने की कोशिश करती रही, ब्लैकमेल करती रही। मैं किसी बात से नहीं डरी तो इसने वहीं छुरी के वार करके मुझे मार दिया। और मारने के बाद इसको एहसास हुआ कि अगला शिकार मैं थी, मेरी बलि चढ़ानी थी। ये अपने जंतर मंतर में मेरा नाम सब कुछ कर चुकी थी, जबकि इसने बलि नहीं चढ़ाई, मेरा वैसे ही खून कर दिया। तो ये फंस गई। मेरी आत्मा भी जिस जहान को जाना होता है, आत्मा ने मेरी आत्मा ना जा सकी। बस यूं समझ लीजिए मेरी आत्मा भी भटक गई और मेरी आत्मा चाहती थी कि इसको मैं खत्म करूं और फिर वापस जाऊं। हवेली उजड़ गई, लोग मर गए, ये ना मर सकी। बस इस हवेली में दो आत्माएं भटकती रहीं, एक इसकी और एक मेरी आत्मा। ये मुझे रोज तकलीफ देती और मैं इंतजार में थी कि एक वक्त आएगा जब इसकी मौत आप लोगों के हाथों होगी और इस कहानी को सब जान सकेंगे, इन किरदारों से सब वाकिफ हो सकेंगे। ये जो जादू है जिसके लिए इंसान कई बलियों को चढ़ा देता है, कुछ भी नहीं मिलता सिवाय दुख के, सिवाय हमेशा एक बात मेरी याद रखना, वो एक असल में पैगाम देना चाहती थी कि ये जो जादू सीखने के लिए, ताकतवर होने के लिए बलि तक चढ़ा देते हैं, इनका अंजाम दुनिया को पता लगना चाहिए। इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता सिवाय नाकामी के, और इसके हाथ में भी नाकामी आई। और अब आप लोग इस पे जरूर ड्रामा बनाएंगे, बाकी कहानी मैं बताऊंगी। और उसने वहीं पे कबीर और उन बाकियों के सामने पूरी कहानी बता दी कि उस औरत ने क्या किया था। मुझे उन्होंने नहीं भेजी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कि पूरी उन्होंने एक कहानी बता दी और कहा यह आपका स्क्रिप्ट है, अगला ड्रामा इसी पे बनाइएगा। और उसके बाद उसने देखा कि वो बुढ़िया वहां से भागने की कोशिश कर रही है, तो तभी वो जोर से चिल्लाई, आग लगा दीजिए इन बालों को, इसी बालों के अंदर इसकी जान फंसी है। उसी वक्त हाथ में लाइटर पकड़े हुए उसने तेजी से बालों के उस गुच्छे के करीब लाइटर को किया तो बालों को तेजी से आग नहीं लगी, ऐसे लगता था जैसे चीखें निकल रही हों उन बालों से भी, जैसे फुल झड़ियों में से पटख 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 की आवाज़ आती है। फुल झड़ियाँ बच्चे चलाते हैं, सितारे निकलते हैं, एक आवाज़ आती है, खेलते हैं, ऐसी ही एक अजीब सी आग लग गई और पटख पटख की आवाज़ आनी शुरू हो गई और उधर चीखें गूंजना शुरू हो गई। वो चीखें इतनी ऊंची थीं, इतनी ऊंची थीं, दूसरी तरफ जितना भी स्टाफ था वो भी सारा डर गया।
और थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया, खौफनाक सी बुढ़िया वहां पे तड़पते तड़पते इस अंदाज में जमीन पे गिरी कि उसको आग लग गई और उस आग ने उसको जला डाला। उसके वजूद की राख जमीन पर पड़ी हुई थी। अब वो लड़की अभी तक वहीं मौजूद थी और तभी उसने कहा, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था, इस जादू के ऊपर जरूर बनाइएगा कि इससे कभी आज तक ना किसी को कुछ मिल सका है, ना कभी मिल सकेगा। इस जादू में ये बलि तो चढ़ा देते हैं, वो भी इंसान की, लेकिन आज तक इंसानों के सामने ये खबर नहीं आ सकी कि इस जादू के लिए इंसान की बलि भी चढ़ाई जाती है। तो आप लोग जब इस पे ड्रामा बनाएंगे कि ये लोग जादू करने के लिए इंसान का खून करते हैं, इंसान की बलि चढ़ाती हैं, तो इस राज से पर्दा हट जाएगा। कितने जादूगर हैं जिन्होंने ये वाला इंतकाम लिया है या बलि चढ़ाई है। ये तो कहते हैं जानवरों की बलि, लेकिन मैं बता रही हूं ये इंसानों की बलि चढ़ाते हैं। इसको जरूर ड्रामा बनाइएगा, इसको जरूर दुनिया को दिखाइएगा कि ऐसे लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय नाकामी के, सिवाय नाकामी के। ये कहते हुए वो उसी अपनी कब्र के अंदर उतर गई और कब्र के करीब जैसे ही पहुंची तो कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, अब मुझे जहां जाना है मैं चली जाऊंगी। और वो कब्र के अंदर चली गई। कबीर, गोपाल, राइटर शहरोज और वो लड़का जिसने कब्र खोली थी हक्का बक्का खड़े थे। तभी गोपाल ने कहा, सर हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया है। जो कहानी हम साथ लेके यहां पे पहुंचे हैं उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, हां उसकी लोकेशन और है। हम जिस हवेली के अंदर आए हैं ये एक बंद हवेली, गुमनाम हवेली, हॉन्टेड हवेली है। वो जो स्क्रिप्ट है वो हरी भरी हवेली है, एक ऐसी हवेली की कहानी जहां पे इंसान है और एक औरत जो शैतान बन चुकी है, हवेली की सरबराह, जो अपने जंतर मंतर के लिए इंसानों की बलि चढ़ा रही है। कबीर बोला, सही कह रहे हो तुम। यहीं इसी टॉपिक पे हम ड्रामा तो बनाएंगे, लेकिन सेट ये नहीं होगा। एक ऐसी हवेली होगी जिसके अंदर एक जादूगरनी अपने ताकत को हासिल करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाती है। पैकअप, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। शहरोज, आपने भी सब कुछ सुन लिया है, आपको भी बुलाया गया था और आपके सामने सब कुछ दोहराया गया है। शहरोज बोला, आप फिक्रमंद मत होइए, मैं समझ चुका हूं, यही स्क्रिप्ट मैं आपको लिख के दूंगा और आप जरूर इस पे ड्रामा बनाएंगे। वो रात उन सब ने वहां पे जाग के गुजारी क्योंकि बाकी क्रू सारा डर चुका था। उन्होंने चीखों की आवाज को सुना था, वो बेचैन थे क्या हुआ है। किसी को कुछ भी ना बताया गया कि कहीं डर ना जाएं। और वहीं रात को हंसते खेलते गाने गाते हुए इस तरह बैठे गए कि उनके दिलों से खौफ खत्म हो चुके। जैसे ही उन्होंने रात गुजारी और सुबह वहां से पैकअप की आवाज आई। बहुत सारे लोगों के दिल में एक सवाल था कि पैकअप क्यों, क्या हुआ, हम तो रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। तो उनको बताया गया कि स्क्रिप्ट चेंज हो चुका है, डायरेक्टर फैसला कर चुके हैं कि हम चेंज स्क्रिप्ट के साथ एक और ड्रामा शूट करेंगे। और यूं सब वो अपने साजो सामान के साथ वहां से वापस चले गए। अब वो कहते हैं वहीं पे उस डायरेक्टर ने एक और ड्रामा शूट किया उसी स्क्रिप्ट के ऊपर, जहां पे वो एक औरत जादूगरनी थी, शैतान बनी और इंसानों की बलियां चढ़ाती थी। और ऐसा ड्रामा फिर वहां पे ऑन एयर भी हुआ जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन उस ड्रामा को जो उन्होंने शूट किया एक नई हवेली के अंदर, जहां पे वो एक हवेली की मालकन जो जादूगरनी बन गई थी, जो एक शैतानी अमल करके इंसानों की बलि चढ़ाती थी, जो वो उनका स्क्रिप्ट का मेन किरदार थी, वो उन्होंने सारा शूट किया और उसको चलाया। लेकिन उसके पीछे ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिला था और क्या पैगाम था जो उन्होंने असल में पैगाम दिया था जादू के ऊपर, कि कैसे छुप के इंसानों की बलि चढ़ाई जाती है और ऐसे शैतान होते हैं जो इंसानों को ये कह के बलि चढ़वाते हैं। वो जो असल मैसेज दिया गया था वो उन्होंने अपने ड्रामे में दिखाया था। और ड्रामा अपने दौर का इंडिया में बड़ा हिट ड्रामा हुआ था। लेकिन उसके पीछे ये जो राज था बहुत कम लोग जानते हैं। आपको भेजा गया है, आप इसको कहानी की सूरत में सुनाएंगे
तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो वाला ड्रामा जिन लोगों ने देख रखा है उनके जहन में आ जाएगा, तो उनको पता लगेगा उसके पीछे ये कहानी थी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा।